हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट फ्रेंड्स। मैं आज इंडियन पॉलिटी का ये पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जो कि पार्ट 1 में हम 150 क्वेश्चन कराए थे और 151 से लेकर आज 200 200 300 क्वेश्चन होंगे। इसमें 300 के आसपास होंगे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे न्यू चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन समय से मिल सके। और हमारे प्ले लिस्ट में इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट वीडियो डाला गया है, जो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। और मॉडर्न हिस्ट्री का भी मैंने डाला है, बिहार ज्योग्राफी का भी डाला है। तो सभी जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप पे। और कोई भी नोटिफिकेशन आता है बिहार एग्ज़ाम का तो मैं वहाँ पे टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप बहुत सारे मैंने लिंक डाले हैं, बिहार ज्योग्राफी को भी, मॉडर्न हिस्ट्री का भी डाल दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा 151वां क्वेश्चन है। 150 मैंने ऑलरेडी करा चुका था। तो मेरा 151वां क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह किस अनुच्छेद में हुआ? तो अनुच्छेद 352 में हुआ। ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, जो कि भाग खंड हमारा खंड में अनुच्छेद 352 और खंड हमारा 3 में हुआ था। अनुच्छेद 352 के खंड 3 में हुआ था, याद रखिएगा। संविधान मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ था, वह अनुच्छेद 352 खंड 3 में हुआ था। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? हमारा ये हो जाएगा फ्रेंड्स, अटॉर्नी जनरल जो है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? तो 76, जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो ये राष्ट्रपति के सब अकॉर्डिंग होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो याद रखिएगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद में है? तो 76 में है, आर्टिकल 76। क्वेश्चन फ्रेंड हमारा, भारत सरकार का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो 153 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हो जाएगा, अभी मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है हमारे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? 154 का आंसर हमारा हो जाएगा बी हो गया। संविधान का कल मैंने बताया था सभी देशों का कि कौन सा हमारा संविधान में कौन सा विषय जो है कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान की विशेष बात यह है कि यह नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है। यह अवधारणा ब्रिटिश परंपरा, चूँकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, से ली गई है। कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। तो पूछा जाएगा कि कानूनों के समक्ष संरक्षण की अवधारणा जो है वो संविधान से, अमेरिका के संविधान से ली गई है। और अगर ये पूछा जाए कि हमारा विशेष प्रावधान जो है, जो कि नागरिक या विदेशियों के लिए है, वो समान रूप से लागू होता है, वो हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। तो पूछा जाएगा किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है? तो हमारे ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखिएगा। और ये पूछेगा कि हमारा जो है कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा जो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन फ्रेंड मेरा, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एडवोकेट जनरल हो जाएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा।
और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमारे आर्टिकल आर्टिकल 165 के 1 में जो है ये हमारे एडवोकेट जनरल का नियुक्ति होता है। आर्टिकल 165 के 1 में जो है एडवोकेट जनरल का नियुक्ति होता है, याद रखिएगा हमारा। क्वेश्चन है फ्रेंड, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो क्या हो जाएगा हमारा 1956 में, 1956 में हुआ था। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? 1956 में हुआ था। तो फ्रेंड्स इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में हुआ था, जो कि फर्स्ट हमारा जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, जो कि सबसे पहले इसी राज्य में सबसे पहले हुआ था। आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था, जो कि 1 नवंबर में हुआ था। ये याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956 को ये राज्य का पुनर्गठन हुआ था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन फ्रेंड, हमारा लोकसभा का नेता कौन है? तो लोकसभा का नेता उस समय कौन था? 1995 का है जो है वह 157 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता जो होता है वह, ये 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी का कि लोकसभा का नेता कौन है, तो प्रधानमंत्री ऐसे होता भी है। तो हमारे ये प्रधानमंत्री जो है आर्टिकल अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। मीन्स का हमारा 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का बात कहा गया है, और अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। याद रखिएगा पूरी लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री को ही माना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड, हमारा लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो हमारा 25 वर्ष है। कितना? लोकसभा में 25 हो जाएगा। अगर वही पूछेगा राज्यसभा में पूछेगा तो राज्यसभा में हमारे कितने होते हैं? 30 होते हैं, याद रखिएगा। और राज्यसभा में कितने होते हैं? 30 होते हैं। और हमारे अगर पूछेगा विधान परिषद में, तो विधानसभा में 25 होते हैं। आपको बता देता हूँ, विधान सभा में 25 होते हैं, और विधान परिषद में पूछा जाएगा विधान परिषद में तो ये हमारे 30 होते हैं, याद रखिएगा इन सबको। क्वेश्चन फ्रेंड, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा सी हो जाएगा। 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए 30 से कम नहीं होना चाहिए। 30 से कम नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए फ्रेंड्स, ये हमारे ऊपर होना चाहिए 30। क्वेश्चन है फ्रेंड, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो 160 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा ये हो जाएगा सी हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो 25 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके? तो 161 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा फ्रेंड्स। वैध मता का 1/3, वैध मतों का 1/5, वैध मतों का 1/4। तो चलिए देखते हैं, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग, कितने 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा फ्रेंड्स? इसका आंसर हमारा ई मान लीजिए 1/6। क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी जो है अपनी जमानत खो देता है जब यदि उसे प्राप्त न हो सके 1/6 वैध मत प्राप्त न हो सके। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है मेरा, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 162 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा 2026 रहेगा। 2026 तक वैसे ही रहेगा। लोकसभा में सीटों का आवंटन नहीं बढ़ेगा ना घटेगा, जो है वही रहेगा 2026 तक।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमित आयोग द्वारा किया जाता है, इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 163 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सी हो जाएगा 2026, जो कि मैंने अभी बताया है। यथागत उसको रखा गया है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीट जो है वही रहेगा 2026 तक, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो 164 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 1971 की जनगणना पर लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, उसको बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता है 2026 तक, याद रखिएगा 2026 तक इसको 1971 की जनगणना पर ही ये कहा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? बताइए फ्रेंड्स। 165 का आंसर क्या हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, जो कि भारतीय राज्यों में किसकी राज्यसभा विधान सभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो हिमाचल प्रदेश की अधिक है। देखते हैं यहाँ पे संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य से मिलकर बनेगी। और वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में, जो कि 30 की है, और जबकि राज्यों में सिक्किम 32 है, और इसके साथ साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश 403 में है। उपयुक्त विकल्प में से अरुणाचल प्रदेश 60, मेघालय 60, मणिपुर 60 की एक संख्या एक समान तथा हिमाचल प्रदेश 68 की संख्या सर्वाधिक है। अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प हमारा बी होगा। इसमें से अगर पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय में सबसे इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कौन है, तो हिमाचल प्रदेश का है। और अगर ऐसे पूछे कि सर्वाधिक सबसे ज़्यादा विधानसभा उत्तर प्रदेश में हमारा कितना है, तो 403 है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर होगा तो उत्तर प्रदेश में है, जो कि 403 है, याद रखिएगा। विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में सबसे ज़्यादा संख्या है तो उत्तर प्रदेश में है 403। और इन ऑप्शनों में है ए, बी, सी, डी में कि इन सभी चारों में कौन सबसे ज़्यादा है, तो हिमाचल प्रदेश का है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो 166 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति है जो आंग्ल भारतीयों को समुदाय में मनोनीत करने की शक्ति उनको प्राप्त है, जो कि ये 331 अनुच्छेद 331 के अनुसार होता है, जो कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था। और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को तो 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया है, परंतु आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को निष्प्रभावी कर दिया गया, इसके हटा दिया गया। जो पहले हमारे आंग्ल भारतीय जो शामिल होते थे, राष्ट्रपति उनको 2 सदस्य नामित कर सकते थे, वो अब नहीं है, उसको हटा दिया गया है, इसको निष्प्रभावी कर दिया गया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा इस बात को कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास था, बट इसको अब हटा दिया गया है, इसको अब क्या कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया गया है 2019 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, प्रदान किया गया था? तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा अनुच्छेद 330 हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो अनुच्छेद 330 में किया गया था, याद रखिएगा, जो कि 330 के ए में क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और वही अनुच्छेद 330 के क ख में असम के 88 जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा ग में असम के 88 जिलों की अनुसूचित जनजातियों को लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो बस इतना ही याद रखिएगा कि आप भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तो अनुच्छेद 330 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हमें लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, पहले ये बताइए फ्रेंड्स। तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, मतलब कि खुद उनके
मतलब कि उनके विचार से किया जा सकता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अगर वो मतलब वो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा, स्पीकर द्वारा। स्पीकर द्वारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा, ये लोकसभा जो है ये हमारे जो है प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा होता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ही करते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से नहीं होता है, ये हमारे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। मैंने गलती से हो गया फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। याद रखिएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा, तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जो है वो लोकसभा में भेजता है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश कितना भेजता है, तो हमारा 80 भेजता है, और बिहार जो है हमारा वो कितना भेजता है, तो 40 भेजता है, और हमारा एमपी जो है वो कितना भेजता है, ये मध्य प्रदेश जो है ये हमारा 29 भेजता है, कितना 29 भेजता है, और बिहार 40 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है हमारा वह 42 मीन्स की 42 भेजता है। तो ऑप्शन याद रखिएगा, सॉरी आंसर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का 80 हो जाएगा, मध्य प्रदेश का 29, बिहार 40 और पश्चिम बंगाल हमारा 42 भेजता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें पूछा है लोकसभा में भेजने वाला हमारा प्रतिनिधि कौन सा राज्य करता है, तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा हो जाएगा बिहार और महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे है, तो बिहार है और महाराष्ट्र है। प्रश्नकाल के समय 3 नए राज्य नहीं बने थे, उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 तथा महाराष्ट्र में 48 थी। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों का गठन के साथ संख्या में परिवर्तन आया। अब स्थिति इस प्रकार है कि लोकसभा में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश 80 सीट है, और द्वितीय स्थान महाराष्ट्र 48 सीट है, और तृतीय स्थान पश्चिम बंगाल 42 सीट है, और मध्य प्रदेश 29 सीट है, तमिलनाडु 39 सीट है, बिहार 40 सीट है। तो क्या हो जाएगा, इसमें हमारा बताया था उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएगा, जो कि दूसरे और तीसरे स्थान पे आते हैं। कौन, तो हमारे बिहार और महाराष्ट्र, याद रखिएगा फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स हमारा ये अगर पूछे कि बिहार में, ये तो पहले का डाटा है कि बिहार में हमारे उस समय 54 थे और महाराष्ट्र में 48 हैं, लेकिन अभी पूछेगा तो हमारे सबसे पहले उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा जो कि 80 है, और हमारा सेकंड पे महाराष्ट्र हो जाएगा जो कि हमारा ये कितना है, तो 48 है, याद रखिएगा, और बिहार हमारा 40 रह गया है। तो ये पहले के डाटा था हमारा फ्रेंड्स कि बिहार में उस समय 54 थे, उस समय जब ये जब बंटवारा नहीं हुआ था 1994 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का। तो आंसर हमारा अब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में फर्स्ट स्थान हो जाएगा 80, महाराष्ट्र में हमारा दूसरा स्थान हो जाएगा, और तृतीय स्थान जो है हमारा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल का हो जाएगा जो कि 42 है। ठीक है फ्रेंड्स, और तृतीय स्थान पे ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, द्वितीय स्थान पे हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा, तृतीय स्थान पे हमारा 42 जो है ये हमारा पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का कितना है, तो 42 है। क्वेश्चन फ्रेंड, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो लोकसभा का आम चुनाव जो सबसे पहले हुआ था 1952 में हुआ था। 172 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1952 में 1952 में हुआ था। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य में हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ, जो कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन जो है कब हुआ था स्टार्ट, तो 13 मई 1952, ये पूरा डेट सहित पूछता है। तो 13 मई 1952 को हुआ था, याद रखिएगा 13 मई 1952।
याद रखिएगा कि लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, और लोकसभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हमारा 13 मई 1952 को हुआ था, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो 173 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान। क्या हो जाएगा? उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? बताइए फ्रेंड्स। क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लोकसभा हमारा विघटित हो सकता है और ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति करते हैं लोकसभा को विघटित, जो कि लोकसभा हो सकता है, लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन कहते हैं जो कि विघटित नहीं किया जा सकता इसे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए कि राज्यसभा तो भंग हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। तो राज्यसभा ये क्या है? अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदन है, और हमारे लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है, उसे भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 किए जाते हैं। ऑप्शन याद रखिएगा, आंसर याद रखिएगा 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स हमारा? तो आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा में जिसका बहुमत प्राप्त दल है, दल के सदस्य हैं, उन्हीं के द्वारा लोकसभा के स्पीकर निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स हमारे? तो ये हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष उस समय का पूछा हुआ क्वेश्चन 1999 का, 1999 लोकसभा के उपाध्यक्ष PM सईदे थे। वर्तमान में यह पद रिक्त है, तो उस समय का क्वेश्चन, इसे छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, तो राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है फ्रेंड्स बताइए? तो क्या हो जाएगा हमारा? इसमें वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल, प्रश्न उत्तर सत्र। तो इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसमें से कोई होगा ही नहीं हमारा, इसमें से ऑप्शन हमारा कोई नहीं होगा। तो प्रश्नकाल जो होता है हमारा, शून्यकाल में प्रश्न जो है पूछा जाता है, प्रश्न उत्तर नहीं, प्रश्न पूछा जाता है, जो कि होगा, देखिए, प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखने जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। देखें, प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले। याद रखिएगा, ऐसे पूछ देता है कि हमारा शून्यकाल जो है वो कब स्टार्ट होता है, सभा करने से पहले या सभा करने के बाद। ये हमारा कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि इसमें सभी विद्यार्थी फंस जाते हैं। तो कैसे? तो ये पूछ देता है कि कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले होता है या सभा कार्य शुरू होने के बाद शून्यकाल हमारा बोला जाता है। तो कार्य को शुरू करने से पहले ही, याद रखिएगा, शुरू करने से पहले ही समय का लोकप्रिय नाम जो है हमारा शून्यकाल है। चूँकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। और लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्वाह्न जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं, और सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्य काल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प हमारा सही नहीं है इसमें। तो यही हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा प्रश्नकाल, जो कि सदन में हमारा जो है वह कार्य जो स्टार्ट होता है उससे पहले ही यह जो हमारा कहा जाता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले को ही हम लोग शून्यकाल कहते हैं। तो आंसर हमारा ई हो जाएगा।
क्वेश्चन है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हो जाएगा सी, नीति कार्यान्वयन। क्या हो जाएगा? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति कार्यान्वयन से हो जाएगा। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधित निकायों एजेंसी द्वारा किया जाता है। तो क्या आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा सी हो जाएगा। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीति कार्यान्वयन से संबंधित है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्योजित शक्ति से संबंधित है? तो 182 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, अधीनस्थ विधान पर समिति। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्योजित शक्ति से संबंधित है? तो अधीनस्थ विधान पर समिति। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन जो है आयोजित होते हैं। तो याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो है आयोजित है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। संविधान में संशोधन से ये नहीं होगा हमारा, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा हमारा। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए ये भी नहीं होगा। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा 4 हो जाएगा, जो कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन जो है वह बुलाता कौन है? तो बुलाता है हमारा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन बैठक जो होता है, तो बैठक कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये अध्यक्ष जो करते हैं लोकसभा के करते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, स्पीकर। और बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो जब बुलाते हैं तो उस समय किस आर्टिकल में बुलाते हैं? ये जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होता है किस आर्टिकल में होता है? तो 108 में होता है, याद रखिएगा। कितने अनुच्छेद में होता है? 108 में होता है। 108 आर्टिकल के अनुच्छेद के तहत होता है। लोकसभा में संसदों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो हमारा अनुच्छेद 108 में होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो क्या बताना है फ्रेंड्स? इनमें से कौन सा हमारा सर्वोच्च है ये बताना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा संविधान। क्या हो जाएगा? संविधान है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान हमारा जो है वो सबसे ऊपर है। क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो 186 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, केशवानंद भारतीय प्रकरण ने किया था। इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती प्रकरण ने किया था, जो कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संविधान के मूलभूत ढांचा सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया था। इस बाद में दिए गए अपने ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने यद्यपि संसद के संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, यद्यपि यह भी निर्धारित किया कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। तो याद रखिएगा कि इसमें मूलभूत ढांचे का कोई भी सर्वोच्च न्यायालय हमारा संशोधन नहीं कर सकता, जो कि इसे क्या हो सकता है, इसे दिक्कत हो। संविधान भारतीय प्रकरण के द्वारा ये कहा गया। कब किया गया? तो 1973 में 1973 में कहा गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामांकित करता है? तो बताइए, लोकसभा के लिए कितना करता है और राज्यसभा के लिए कितना करता है? तो हमारा ये राज्यसभा के लिए हमारा 2 करता है और लोकसभा के लिए कितना करता है फ्रेंड्स? लोकसभा के लिए 2 और राज्यसभा के लिए कितना करता है? 12। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा बी हो जाएगा, लोकसभा के लिए 2 और राज्यसभा के लिए 12 करता है। क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बताइए?
188 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का नाम दर्जा दिया गया। कब, तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 239 क में के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का नाम दिया गया तथा इसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा गया तथा साथ ही दिल्ली एनसीटी के लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। तो याद रखिएगा 69वां संविधान संशोधन 1991, कितना 1991 में यह 1991, याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1991 में ये दिल्ली हमारा जो है भारतीय राष्ट्रीय राजधानी बनी भारत की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? तो 189 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 189 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, जवाहर लाल नेहरू हो जाएगा, जवाहर लाल नेहरू। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? तो जवाहर लाल नेहरू नहीं थे। एन गोपालास्वामी अयंगर ये थे, कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी ये थे, आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। याद रखिएगा, बहुत ही हमारा ये मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन पूछता है, कितना बार पूछा हुआ भी है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? तो 190 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा बी हो जाएगा, तीसरी अनुसूची हो जाएगा। भारतीय संविधान की सूची में शपथ या शपथ पत्र के रूप प्रदान किए गए हैं, तो तीसरी सूची में। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का परिभाषित करता है? तो 191 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 131 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार के क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो 191 का हमारा सी हो जाएगा, 131 अनुच्छेद। क्वेश्चन है, संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? तो 192 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। क्वेश्चन है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? तो क्या हो जाएगा? 194 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके ये कुछ नहीं होगा। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, तो वो हमारा जो होता है ना, ये हमारा आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 के अनुसार हमारा ये संसद द्वारा पारित होता है। जो कि हमारा कोई भी अगर राज्य हमारा नया राज्य बनाना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत ये संसद द्वारा होता है। और ये समान यहाँ पे कोई ये नहीं होता है कि इतने मतलब 1/3 सदस्यों के ये होने से समान। तो फ्रेंड्स, ये समान बहुमत से हमारा ये से हो जाता है। आर्टिकल 3 में संसद के द्वारा और समान बहुमत से हो जाता है। कोई भी राज्य हो, नया राज्य बनाना हो तो आर्टिकल 3 में समान बहुमत से पास हो जाता है। क्वेश्चन है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष थे उस समय? तो 195 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ई हो जाएगा, M.N. वेंकटचलैया थे, वेंकटेचलैया। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष थे तो M.N. वेंकटचलैया थे। क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो ये कब हुई थी फ्रेंड्स? ये बताना है। तो हमारे भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट है जो वो हमारा आर्टिकल 124 में है। आर्टिकल 124 में, अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। संसद के उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या 1956 में अनियमित करके इस संख्या को 10 कर दिया गया। 1960 में बढ़कर 13, 1977 में 17, 1986 में 25 तथा 2008 में 30 तथा 2019 में 33 मुख्य न्यायमूर्ति का अतिरिक्त कर दिया गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब कितने हैं? तो 33 हैं। 33 और मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त कर दिया गया, उनके अतिरिक्त 33 होंगे।
तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी और आर्टिकल 124 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? तो ये हमारा राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो 199 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संसद हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है फ्रेंड्स? तो आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 65 वर्ष। क्या हो जाएगा? 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद त्यागपत्र किसको दे सकता है फ्रेंड्स, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा दे सकता है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद जो है राष्ट्रपति से त्यागपत्र लिखकर दे सकता है, राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वह क्या है? तो हमारा किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। कौन? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में न्यायिक प्रणाली जो है किस पर आधारित है फ्रेंड्स? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया परंपरा पर आधारित है। तो संविधान और कानून हो जाएगा, संविधान और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पे है डी, और हमारा ई हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, आंसर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, जो कि ए और डी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो है संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो 204 का आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा, जो कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष भी होता है हमारा। क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो 205 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो 206 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा डी हो जाएगा, जो कि केवल 4 हो जाएगा, राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है तो राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो 207 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 175 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो 208 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा ए हो जाएगा, विधान पालिका परिषद, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद। क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा डी हो जाएगा, उद्योगपति के ये सब चुनने ही जाते। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो उद्योगपति के श्रेणी से नहीं चुने जाते। संविधान के अनुच्छेद 171 के 3 के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इसमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा और 1/12 सदस्य को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए, और 1/3 सदस्यों का विधानसभा के सदस्यों द्वारा तथा शेष सदस्य को राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है, जो कि अतः उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हमारा विधान परिषद में उद्योगपति की श्रेणी से नहीं चुने जा सकते हैं कोई भी सदस्य। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो हमारा राज्य विधान परिषद जो है वो विघटन किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स?
तो आंसर फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, केंद्रीय संसद द्वारा, जो कि हमारे बहुमत 2/3 बहुमत के द्वारा होता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो केंद्रीय संसद द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें भी हमारा 2/3 बहुमत होना चाहिए, इसमें भी हमारा 2/3 बहुमत होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो अथवा नहीं होगा। क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बिहार। इसमें हमारा 4 हो जाएगा, केवल बिहार हो जाएगा। तो विधान परिषद जो है वो हमारे बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। उसके बाद से कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद से थर्ड में कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक। 4 कहाँ है? तो हमारा बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उसके बाद से उत्तर प्रदेश, उसके बाद से हमारा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तो 6, पहले 5 थे, अब 6 हो गए हैं, तेलंगाना भी हो गया है हमारा। तो बिहार में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है और तेलंगाना में। याद है, इसको लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। ये हमारे 6 स्टेट हैं, जो कि पहले 5 ही थे, तेलंगाना उसमें नहीं था, लेकिन तेलंगाना भी अब आ गया है, तो 6 हो गए हैं। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। तो 6 हमारे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधान सभाओं की निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो 212 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा ई हो जाएगा। अनुच्छेद 170 के द्वारा विधान परिषद, विधान सभाओं का जो है वो हमारा ये संरचना है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिक्र है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो किसे देना चाहिए फ्रेंड्स? तो 213 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 213 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उपाध्यक्ष को देना चाहिए। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्याग चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसको? उपाध्यक्ष। क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। तो 214 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है। तो क्या है? 216 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्वत्वा अधिकार मुकदमा है, टाइटल सूट है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो आर्टिकल 324 से, याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 जो है हमारा वह भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। क्वेश्चन है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? 218 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा ई हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में यदि एक राज्य का चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि और अनुच्छेद 85 संसद के सत्र और सत्रावासन और विघटन, अनुच्छेद 174 राज्यों के विधानमंडल के सत्र, सत्रावासन और विघटन, अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या आदि अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनुच्छेद ये हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अनुच्छेद 83 हो जाएगा, अनुच्छेद 172 हो जाएगा, अनुच्छेद 356 हो जाएगा, अनुच्छेद 246 नहीं होगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो 219 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हमारा ई हो जाएगा, 13 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो 13 आंसर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल हमारा 13 हो जाएगा, अनुच्छेद 13 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा विषय हमारा समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा है। क्या है हमारा? शिक्षा भी है।
ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, बी हो जाएगा। शिक्षा जो है हमारा वो विषमवर्ती सूची में है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो बताइए क्या हो जाएगा। तो आंसर हमारा 280 हो जाएगा, जो कि वित्त आयोग का गठन जो है वो अनुच्छेद 280 में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है? तो 222 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से रहता है, बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 223 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो कि मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है, उसे वह क्या है, कौन सा पार्टी का है? तो 224 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, तेलुगु देशम पार्टी का है, ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो 225 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, चुनाव आयोग। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग का है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 226 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, 1 2 3 4। देखिए कैसे है, तो हमारा फर्स्ट है हमारा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, हाँ। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, हाँ करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, सही है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो हमारा सब सही है, 1 2 3 4। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सब हमारा सही था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1987 हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिस केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो 1987 आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज विषय जो है वो कैसा है? तो हमारा राज्य की सूची पर है पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची की अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 का जी हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 243 का जी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो 231 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा, 73वां हो जाएगा। संशोधन पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक आधार 73वें संशोधन में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो क्या हो जाएगा, ग्रामीण खेल हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है? तो ग्रामीण खेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो 233 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ग्राम पंचायत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो 234 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, आंसर हमारा बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा, जो कि ये ग्राम पंचायतों को संगठित करने का हवाला देता है हमारा अनुच्छेद 40 में। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों का निर्देश देता है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, अनुच्छेद 40 ही हो जाएगा, वही रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, सरकार की पंचायती प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं जो क्या है हमारा, 236 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सही हो जाएगा। इनमें से सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। जिला परिषद इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो ये सभी हो जाएगा आंसर हमारा। क्वेश्चन है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो क्या आते हैं फ्रेंड्स हमारे, तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों आते हैं। 237 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो हमारा
आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन हमारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी आवश्यक है? तो 239 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। 21 वर्ष कम से कम पंचायती राज के चुनाव को लड़ने के लिए उम्र चाहिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरा करने सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा। स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो कौन करता है फ्रेंड्स? हमारा 241 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। तो ये हमारा ई बी सी हमारा सब हो जाएगा। क्वेश्चन है पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो 242 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो 243 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा सी हो जाएगा। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था व सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी। तो बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंध्र प्रदेश। याद है भारत में पंचायती राज व्यवस्था पर सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया है। तो 245 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा फ्रेंड्स। याद रखिएगा या ई मान लीजिए यहाँ पे पंचायती राज सर्वप्रथम हमारा राजस्थान में किया गया है। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो 246 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अशोक मेहता कमेटी। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो आंसर क्या हो जाएगा? 247 का 247 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता। सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता आता है, जन उपयोगी सेवा ये आता है, लेकिन ये हमारा डी सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो हमारा निर्णय लेने की शक्तियों का ये किया गया एक पूर्ण व्यवस्था, जो कि हमारा ये पूर्ण व्यवस्था किया गया। और हमारा न्यायिक शक्तियों का नहीं, ये नहीं किया गया। प्रशासनिक शक्तियों का हाँ ये किया गया। तो हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 1 2 4, 1 2 4। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन अनुसूची 11वीं के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया? तो 254 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? बताइए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 29 हो जाएगा। अनुसूची 11वीं के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया? तो 29। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इसमें से बताना है किस राज्य में पंचायत व्यवस्था हमारा जो नहीं है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? 250 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक भी हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ड के खंड 2 के अनुसार पंचायती संबंधी प्रावधान नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य तथा मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां जिला परिषदें विद्यमान हैं लागू नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा हमारा। एक से अधिक हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर हो जाएगा। केरल होगा, केरल तो होगा, तो इसमें से नहीं है। तो नागालैंड नहीं है, मेघालय नहीं है, मिजोरम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, केरल होगा हमारा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हमारा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो 251 का ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 251 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइए? 251 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 2 3 4 मीन्स बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये जहाँ पे है वहाँ पे 50% आरक्षण को वैध किया गया है। क्वेश्चन है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो 252 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 252 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो 253 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा बताइए? क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? तो डी हो जाएगा, 64वां संविधान संशोधन बिल। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 253 का ऑप्शन क्या था हमारा? डी हो जाएगा, 64वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 254 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, 73वां संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो 255 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स? एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? 255 का बताना है। तो ब्लॉक स्तरीय निकाय, ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लॉक स्तरीय निकाय, जो कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये है, ब्लॉक स्तरीय निकाय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है? तो 256 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 256 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, पंचायती राज प्रणाली से। क्या हो जाएगा? पंचायती राज प्रणाली से संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, पंचायती राज प्रणाली से। क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो 257 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, न्यायिक पुनर्विवेक्षण हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यूज हो जाएगा। भारत में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो न्यायिक पुनर्विवेक्षण, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो 258 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 258 का सी हो जाएगा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों में लाया जा सकता है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन जो है डैश के विधेयक लाया गया? तो 259 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? बी हो जाएगा, 259 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1951 हो जाएगा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया 1951 में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम लघु संविधान कहा गया है? तो हमारा 260 का आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन को सबसे लघु संविधान बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो 261 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, काका साहेब कालेलकर थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? काका साहेब कालेलकर थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 262 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, न्यायाधीश वी.के. सुंदरम हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायाधीश वी.के. सुंदरम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, बी नहीं होगा हमारा, सॉरी गलती से मैंने बोल दिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे ये जो थे हमारे श्री एम.सी. सेतलवाद थे। क्या हो जाएगा? श्री एम.सी. सेतलवाद थे, जो कि भारत स्वतंत्र के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो 263 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? सी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपीएटी का संस्करण क्या है? तो 264 का क्या हो जाएगा आंसर? हमारा सी है, M3 याद रखिएगा, M3 याद रखिएगा फ्रेंड्स।
क्वेश्चन है भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो 265 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स, हमारा क्या हो जाएगा? तो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि वरीयता अनुक्रम जो है केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 के जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष यूपीएससी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी कैग को वरीयता क्रम में एक समान 9 क रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा उसके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है। अतः विकल्प ई सही उत्तर होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक उपयुक्त में से एक से अधिक होगा फ्रेंड्स। क्या होगा? एक से अधिक होगा, जो कि देख रहे हैं हमारा यूपीएससी भी होगा का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त भी होगा, और हमारा नियंत्रण का महालेखा परीक्षक भी होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी होगा। तो एक से अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 265 का ई हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए बी सी डी ये सभी हो जाएंगे, एक से अधिक हो जाएंगे, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसमें आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है वो किससे संबंधित है? 266 का बताना है आंसर हमारा। तो मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो 267 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, वित्त आयोग। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग गठित करती है। क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। तो मणिपुर राज्य का गठन फ्रेंड्स कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था, याद रखिएगा। जो कि हमारा 1971 के तहत मणिपुर राज्य का गठन मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के साथ 21 जनवरी 1972 को हुआ था। तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट जो है, ये पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर राज्य का गठन मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के साथ 21 जनवरी 1972 को हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो 269 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समवर्ती सूची में इसको रखा गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो 270 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 270 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स? तो हमारा सी हो जाएगा, जो कि 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के 15% की सीमा तक ही निर्धारित की गई है। बहुत वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है सभी एग्जाम में, बीपीएससी हो चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी टीआरई में भी इसी से हमारे सभी क्वेश्चन लगभग लिए गए थे। जितने जैसे में हमारे 12-13 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमारे 10 क्वेश्चन इसी बुक से थे, घटनाचक्र यूपीएससी बीपीएससी के से ही थे। तो याद रखिएगा, 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में 15% की सीमा निर्धारित कर दी गई। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन बीते की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो 271 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा बताइए? तो फ्रेंड्स हमारा एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। भारत की संचित निधि के धन को विनियमन करना और भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टैक्स लगाना समाप्त करना और उसके विनिमय में प्रत्ययन करना, ये भी हो जाएगा। बी भी हो जाएगा, धन की उधारी का विनिमय करना। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ई हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो कटौती प्रस्ताव है, उसका उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स? तो 272 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुति करना होता है। बजट में प्रस्तावों के खर्च में जो कमी का प्रस्ताव होता है वो प्रस्तुत करना ही हमारा क्या होता है? कटौती प्रस्ताव कहा जाता है उसे। क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो 273 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण।
क्वेश्चन है फ्रेंड, सूची के साथ सूची सेकंड को मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, CH हनुमंता राव जो है यह कब गठित हुई थी फ्रेंड्स हमारा, तो 274 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1984 में। CH हनुमंता राव जो है 1984 में हुई थी। BG के राव, चलिए मिलाते हैं फ्रेंड्स इसे हम, BG के राव जो है, बी जो है वो हमारा ये 1985 में गठित हुई थी। अशोक मेहता जो है वो हमारा ये 1978 में गठित हुई थी। LM सिंधवी जो है वो हमारा ये 1986 में गठित हुई थी, 1986 में गठित हुई थी LM सिंधी। और बलवंत राय मेहता जो है 1957 में गठित हुई। तो याद रखिएगा, CH हनुमंता राव 1984, GK राव GBK राव 1985, अशोक मेहता 1978, LM सिंधवी 1986 और बलवंत राय मेहता 1957। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। क्वेश्चन है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे। तो इसमें प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे फ्रेंड्स, 275 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बताइए फ्रेंड्स जल्दी। तो हमारा ये S राधाकृष्णन जो थे वो हमारा प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और याद रखिएगा कि 1954 में, याद रखिएगा 1954 में हमारा भारत रत्न जो है वो स्टार्ट हुआ था देना। क्वेश्चन है फ्रेंड, हमारा निम्नलिखित शब्दों का तार्किक और सार्थक शब्द क्रम में सजाइए। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सांसद। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमारा ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा 2। उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, तो उपराष्ट्रपति आ जाएंगे। उसके बाद से कौन आएगा, तो हमारे प्रधानमंत्री आ जाएंगे। उसके बाद से कौन आएगा, तो उसके बाद से हमारे अध्यक्ष आ जाएंगे, लोकसभा के स्पीकर। उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, सांसद हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा सबसे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद से प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उसके बाद से सांसद। संसद नहीं, सांसद है, याद रखिएगा। संसद और सांसद में दोनों में अंतर है फ्रेंड्स। 2 1 4 3 5 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ये, इसको स्टार कर लीजिए। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा 2 1 4 3 5। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो 278 का आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा सहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से किसी समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो 278 का आंसर हो जाएगा सहयोग आंदोलन। ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है। तो 279 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा विधानसभा हो जाएगा। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, इसमें से बताना है हमारा। तो क्या हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा, ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र और मूल अधिकार क्षेत्र, जो कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक में उल्लेखित है। और ज्ञातव्य है कि कॉलेजियम पति न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण की प्रणाली यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम का नेतृत्व करते हैं। विदित हो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता शक्ति का वर्णन है, जिसके तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच 2 या अधिक राज्यों के बीच के विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। वहीं अनुच्छेद 132 से 36 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार विकल्प से अधिक सत्य है, विकल्प से अधिक सत्य है। तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉलेजियम प्रणाली भी हो जाएगा, ठीक है। अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, ये BC। ऑप्शन हमारा सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ का 28वां राज्य है। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। झारखंड जो है हमारा 28वां राज्य है, जो कि 2000 में 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में इसे बनाया गया, स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट हैं। तो 282 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, डी हो जाएगा, चौथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथी। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों की आवंटन के प्रावधान समाविष्ट हैं, तो चौथी हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन हमारा। अगला क्वेश्चन है,
पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो 283 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा डी हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति। क्या हो जाएगा? पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो 284 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य वाद ने दिया। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किसने दिया? तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल। ये भी हमारा मोस्ट VBI याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछते रहता है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किसने दिया था? तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य ने दिया था। क्वेश्चन है फ्रेंड, सूची 1 में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों की सूची 2 में उनकी स्थापना के वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो क्या हो जाएगा सूची 1 और सूची 2 में? चलिए इसको फ्रेंड्स हम मिलान करते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है मार्क्सवादी जो है वह कब ये स्थापना हुआ था इसका? तो हमारा 1964 में ही हुआ था, 1964 में ही हुआ था भारत कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना। और हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1925 में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी का कब हुआ था? तो इसका हमारा हुआ था 1984 में हुआ था। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो हुआ था 1998 में हुआ था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पूछा जाएगा तो 1964, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूछा जाएगा तो 1925, और बहुजन समाज पार्टी पूछा जाएगा तो 1984, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का हो जाएगा 1998। क्वेश्चन है, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो 286 का 286 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 120 का 1 हो जाएगा। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदन को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो अनुच्छेद 120 के 1 हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन फ्रेंड, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूद मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं, और उस समय में इनमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो ऑप्शन हमारा ये होगा, ये सही भी है हमारा। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है, ये गलत है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जा सकती है, ये भी सही है हमारा। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी, गलत है फ्रेंड्स हमारा, ये नहीं होगा। तो केवल होगा कौन सा होगा? 1 और 3 होगा। क्या होगा? 1 और 3 होगा, फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 288 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? तो क्या है इसमें क्या है? इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, गलत है फ्रेंड्स हमारा। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं, ये सही है। इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47, ये हमारा सही है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा हमारा? यहाँ पे होगा समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष होगा। क्या होगा? पंथ निरपेक्ष होगा। और बाकी इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ी, ये सही होगा। इनमें से निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 47 हमारा। तो ये हमारा 2 और 3 इसमें सही। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, किस समुदाय की अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं? तो आदिम लक्षणों के संकेत सही है, विशिष्ट संस्कृति सही है, बड़े पैमाने पर समुदायों के साथ संपर्क में शर्म सही है, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव ये भी सही है। मतलब हमारे सभी होंगे, उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे। तो किसी समुदाय की अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं ये हमारे सब हैं, आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। तो 1 2 3 4 ये सभी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे 289 क्वेश्चन इसमें थे हमारे इंडिया पॉलिटी में, जो कि हमारे क्वेश्चन ये पूरे कंप्लीट हो गए इंडियन पॉलिटी फ्रेंड्स। और इसके बाद से मैं किसका वीडियो लेकर आऊँ फ्रेंड्स, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरे वीडियो कैसे लगा, पढ़ाने का मेरे कैसा ये है लगा आपको, तो फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरा वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो, और फ्रेंड्स को भी और ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स।
ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपको समय से आपको वीडियो जो भी आप कमेंट में लिखते हैं। आप जैसे हम बिहार ज्योग्राफी करा रहे थे तो कमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखा था कि सर आप इंडिया पॉलिटी लेके आइए, तो मैं उसका वीडियो लेकर आया और दोनों में 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करा दिया हूँ, जो कि फर्स्ट पार्ट का जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है फ्रेंड्स, तो आप जाके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम। थैंक यू फ्रेंड्स।